अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद। आज हम पेश करने जा रहे हैं एक फ़िलिस्तीन पर स्पेशल रिपोर्ट। आखिर फ़िलिस्तीन की समस्या ने क़यामत की शक्ल कैसे इख्तियार कर ली? क्या दुनिया को पहले मालूम नहीं था कि इस ट्रायंगल पर क्या होने वाला है? और क्या फ़िलिस्तीन की तैयारियां हैं और क्या हमास की तैयारियां हैं? वो मोसाद जो पूरी दुनिया में इस बात का दम भरती है और दुनिया मानती भी है कि मोसाद की जैसी इंटेलिजेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसके जैसे जासूस दुनिया की किसी भी सत्ता के पास नहीं है। जो मोसाद कहता है दुनिया में वही होता है। मोसाद की हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी से दुनिया की राजनीति में हलचल मच जाती है। लेकिन अब की बार ऐसा कैसे हुआ? इजराइल पर ज़मीनी लेवल से और समुद्र और आसमानी रास्ते से तीनों जगह से हमला होता है और भारी तबाही मचाई जाती है। एक मोसाद जैसा छोटा सा संगठन जो सिर्फ गाजा में ही एक्टिव है। मोसाद कोई देश नहीं है, ना ही किसी देश की वायु सेना है, थल सेना है। वो एक संगठन है जो एक हथियारबंद संगठन है। वो आतंकी हैं, जिहादी हैं, समाज सेवक हैं। मैं इसकी तह में अभी जाना नहीं चाहता, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि वो फ़िलिस्तीन के उस हिस्से को आज़ाद करवाना चाहते हैं जहाँ बैतुल मुक़द्दस है। अब हम जाते हैं, आखिर ये इतना कीमती ये जगह है कैसी जिसके लिए सारी दुनिया आग के ढेर पर बैठने के लिए तैयार है? इसमें सुलह की बात अगर की जाती है तो वो सबसे पहले अगर अमेरिका अपनी तरफ से कदम उठाता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अच्छी भूमिका रखता है और है। लेकिन भारत के बिना ये समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ये वक्त की पुकार है। भारत ही इस मुद्दे को सुलझा सकता है। अगर भारत इसमें छोटे उन मुद्दों को देखकर जहां उन्हें अपने राजनीतिक या फिर आर्थिक सत्र के फायदे होते नजर आ रहे हैं, उनको अगर दरकिनार कर दे और यहाँ हक के साथ अगर वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपना वोट करे, उसकी आवाज़ उठाए और वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, रात दिन लोगों का कत्लेआम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइलियों को मारना सही है और फ़लस्तीनों को मारना ही बस गलत है। जो भी वहाँ मासूम हैं उनका क्या है? जो जिनके पास हथियार नहीं है वो आम आदमी हैं। हथियारबंद सेनाएँ, संगठन, लोग और होते हैं, लेकिन आम आदमी भी तो उसी हिस्से पर रहते हैं। वो आप हैं या हम हैं, कोई भी हैं, उनका क्या कसूर है? वो जानते हैं इन पॉलिसीज़ को कि दुनिया क्यों लड़ रही है। उन्हें अपने घर के प्यार के बच्चों में उन्हें ही मोहब्बत, वही दुनिया वहाँ पर उन्हें नज़र आती है। तो ऐसा जब तक भारत इसकी रहनुमाई के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अब प्रधानमंत्री चाहे राहुल गांधी बन जाए, फिलहाल नरेंद्र मोदी है या नरेंद्र मोदी रहे या कोई और रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इस मुद्दे पर आगे भारत की तरफ से हिम्मत दिखाकर कदम बढ़ा देगा तो दुनिया मान लेगी कि हाँ, भारत इस दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अभी हम सिर्फ अपनी फिल्मों में इस तरीक़ा के डायलॉग मार सकते हैं, लेकिन अभी भारत इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि जो ऐसी बात कह दे सारी दुनिया को उस लाइन को क्रॉस करना मुश्किल हो जाए। अभी पाकिस्तान भी तिरछी नज़र से देखना बंद नहीं कर पा रहा है हमें, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ऐसे मौके पर हमारी सरकार ने, हमारे देश ने ढीला रवैया अपनाया है। अगर इस समय भारत आगे कदम बढ़ाकर एक साथ एकजुट होकर राजनीतिक फायदों को एक तरफ कर पूरा देश आकर इस मुद्दे को सुलझाता है और बैतुल मुक़द्दस उनको दिया जाता है जिनका इस पर हक है, तो दुनिया का उस कोने का वो हिस्सा जिस पर जब से दुनिया रची गई है, यहाँ हिंसा, मार काट, लड़ाई झगड़े, फसाद, यहाँ से उनका सिलसिला जारी रहा है, वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर आप बात करते हो कश्मीर की। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि वो कश्मीर पर अपनी आज़ाद राय भी रख दे। कश्मीर वही रहेगा जिसका कश्मीर है। आपको फिर कश्मीर के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें कश्मीर के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कश्मीर फिर हमारा ही होगा, मतलब भारत का होगा। और इसे ही तो कहते हैं अखंड भारत। तो आप अखंड भारत की नाम का दिया जला चुके हैं, तो अखंड भारत के नाम पर कदम भी आगे बढ़ा दीजिए। आप बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों को दे दीजिए, आ जाइए इस हक पर कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है तो मुसलमानों को ही दिया जाना चाहिए। जब है तो वो है भी और उसे कोई रख भी नहीं सकता। लेकिन ये खून खराबा का जो वक्त ये युद्धों की तरफ बढ़ रहा है, इस एनर्जी को, दुनिया को बचाकर इस एनर्जी को कहीं और इंसानियत के काम में लगाया जा सकता है। और यहीं से आपके हर उस समस्या का सॉल्यूशन खुलता नजर आ जाएगा, जितने भी ये इंटरनेशनल मुद्दे बंद हैं। अभी कुछ साल पहले आपको लग रहा था कि अब दुनिया में शांति है, अब लगभग सब कुछ ठीक हो चुका है। वो ऐसा एक दो देशों की सत्ता में
स्थायित्व स्थापित हो जाने से ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ से इस दुनिया में इन फितनों की जड़ फैलती है वहाँ पर जरूर कुछ हक के साथ नाहक किया गया है। और वो यही है कि जो हक यहूदी उस ज़मीन पर अपना रखते हैं वो उनका अब हक नहीं बनता, क्योंकि यहूदी अब सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन की हैसियत से उस ज़मीन पर कब्जा जमाए हुआ है, जबकि वो बिजनेसमैनों की ज़मीनें नहीं हैं, वो उन लोगों की ज़मीनें हैं उन जिन्हों ईमान पर और उस सर्वशक्तिमान पर आस्था है। यहूदी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन बनकर रह गया है। तो सारी दुनिया को आप आग में कैसे झोंक सकते हो चंद लोगों के मुनाफे के लिए? यहूदियों की जनसंख्या दुनिया में कितनी है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें नाहक या बुरा कहूँ, लेकिन वो इतनी सी जनसंख्या होते हुए भी सारी दुनिया के बिजनेस पर उन्हीं का कब्जा है। ऐसा क्या है? वो इसीलिए कि वो छोटा सा हिस्सा उनके पास है और उस हिस्से में उनकी धार्मिक आस्था नहीं, यही सीक्रेट छुपा है। और इसी सीक्रेट के लिए वो इतने खून खराबे पर, अपने आप को ख़त्म करने पर और दूसरे को ये मौका देने पर उतारू हो चुके हैं। तो इसके लिए भारत के लिए ये सबसे बड़ा मौका है कि इसमें आकर भारत हक का साथ दे। और फिलिस्तीन का साथ भारत ने पहले से भी दिया है। इजराइल हमारा भाई हो सकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन क्या फिलिस्तीनी हमारे भाई नहीं है? क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है? अगर हम इजराइलों को छोटा भाई मानते हैं तो फिलिस्तीनी हमारे लिए बड़े भाई हैं, क्योंकि इस अरब खाड़ी देश के मुसलमानों ने जिन्होंने कभी भी भारत की यात्रा की हो वो यहाँ से आकर्षित हुए बिना नहीं गए, और जो यहाँ पर रहे आप उनको पहचान भी नहीं सकते कि ये लोग अरबी हैं या खुरासान हैं या फिर कहाँ से आए हैं। वो आज आपके ही देश में भारतीय बनकर भारतीय के इसी व्यवहार, संस्कृति, कल्चर में ढल चुके हैं। वो इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी उस ज़मीन से जो ज़मीन उनसे मोहब्बत करती है। लेकिन ये लोग जो इजराइल की तरफ लौट कर वापस आकर इन्होंने जहाँ एक दंगा फसाद, खून खराबा, बारूद का ढेर इकट्ठा कर दिया है, बच्चों के स्कूलों पर बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइलें गिराई जा रही हैं, अस्पतालों को उड़ाया जा रहा है, ये लोग वहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए? ये 2 करोड़ होते हुए पूरी दुनिया के बिजनेस पर इनका कब्जा है, सिर्फ इसीलिए ताकि यहाँ के इन खाड़ी देशों को, मुस्लिम देशों को हम तबाह करते रहें और इस हिस्से की हुकूमत से हम पूरी दुनिया के बिजनेस पर फैले रहें। जब वो खुद आस्थिक ही नहीं रहे, उनकी इस चीज़ में आस्था ही नहीं रही, उन्होंने बिजनेस और पैसा को ही भगवान मान लिया, तो अब उनका कैसे अधिकार बन जाता है एक यरूशलेम जैसे पवित्र स्थल को उनके कब्जे में देने का? तो यरूशलेम ना इनकी राजधानी होनी चाहिए, वो पूरी दुनिया और इंसानियत के वजूद की राजधानी है, इसलिए उसे इंटरनेशनल राजधानी घोषित करना सबसे उचित होगा। और ये तभी होगा जब यरूशलेम को फिलिस्तीन के लिए दिया जाए और फिलिस्तीन को आज़ाद देश घोषित करने के साथ में उसे हर वो हक उसका दिया जाए जो उसका बनता है। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद में साहिल खान फिर हाजिर होऊंगा एक स्पेशल और वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लेकर, जो फिलिस्तीन के फिलहाल के हालात हैं उसको भी हम आपसे रूबरू कराएंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो ताकत है हमारे साथ जुड़कर वो कई गुना बढ़ जाएगी। इसका हम आप वादा करते हैं, हर कदम पर, हर पल और हर समय हम हक का साथ देंगे और आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए आप डिस्कवरी सिंधबाद। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। शुक्रिया।